ट्रॉमा केयर। आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा बेसिकली क्या होता है? अस्थमा एक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ब्रोंकियल्स जो होते हैं हमारे, ब्रोंकियल्स का स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकियल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, इसको बोलते हैं अस्थमा। इस ब्रोंकियल जो अस्थमा होता है उसकी या तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया ब्रोंकियल्स का, या फिर आपका जो म्यूकोसा है, ब्रोंकियल्स का जो म्यूकोसा है वो स्वेल होने लग जाएगा, या फिर थर्ड है उसकी सिक्रीशन जो है, ब्रोंकियल्स के अंदर जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर जो ब्रोंकियल्स है उसका इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा जिसकी वजह से जो एयरवेज है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो ये अस्थमा होता है वो बेसिकली अगर हो गया तो उसमें और दूसरी कंडीशंस भी होती हैं, जिसमें पहली कंडीशन एलर्जी हो सकती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन दोनों कंडीशन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो अस्थमा होता है वो दो तरह का होता है। एक, अगर हम फेजेस की बात करें, इसकी अस्थमा की फेजेस ऑफ अस्थमा, वो बेसिकली दो तरह की होती हैं फेजेस। पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं अर्ली फेज या फिर एक्यूट फेज। अर्ली फेज जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फेज आता है उसको बोलते हैं अर्ली फेज। इस वाली कंडीशन में जो अर्ली फेज है, इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकियल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका स्पाज्म हो जाता है, उसमें जो मसल्स है वो अकड़ने लग जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है, इसके अंदर जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो इंक्रीज होने लग जाती है, वो इंक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकियल्स हैं, हमारी ब्रोंकियल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये होता है हमारा अर्ली फेज। अब सेकंड जो हमारा फेज आता है वो होता है हमारा लेट फेज या फिर क्रॉनिक फेज। अब लेट फेज या फिर क्रॉनिक फेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये एक इन्फ्लेमेशन कंडीशन है। जो हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। अब इस कंडीशन की वजह से, इन्फ्लेम होने की वजह से दो कंडीशन होती है, या तो नेक्रोसिस हो जाएगा जो सेल्स होते हैं ब्रोंकियल्स के। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, जो सेल होते हैं उनकी डेथ होने लग जाएगी। और दूसरी कंडीशन होती है फिब्रोसिस। अब इस फिब्रोसिस की कंडीशन में क्या होती है, जो फाइबर्स होते हैं ना हमारे, वो जमा होने लग जाएंगे, उसको बोलते हैं फिब्रोसिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा है। सबसे पहले ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी उसको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सेकंड आएगी चेस्ट में टाइटनेस महसूस होगी। थर्ड कंडीशन आएगी कि उस पेशेंट को कफ होएगा, खांसी आएगी। ये होते हैं सिम्टम्स। बेसिकली जो अस्थमा की कंडीशन होती है वो चिल्ड्रंस में ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉज की, कि कौन कौन से कॉज होते हैं, किसके कारण अस्थमा होने वाला है। बेसिकली कॉज के अंदर दो कॉज आते हैं। एक होता है इंट्रिसिनिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो में। जो सबसे पहला होता है वो एक्सट्रिंसिक एटॉपिक होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक नॉन एटॉपिक।
जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होता है वो तो होता है कि जो पर्सन है उसके खुद के अंदर में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आपका अस्थमा हुआ है। बट जो एक्सट्रिंसिक होती है वो होती है बाहर की वजह से, जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो अस्थमा हो रहा है वो होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर दो कंडीशन आती है, एक होता है एक्सट्रिंसिक एटोपिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक नॉन एटोपिक। जो एक्सट्रिंसिक एटोपिक कंडीशन होती है ना, वो बेसिकली जो पर्सन अगर एलर्जी जो करते हैं, कॉज करते हैं, जैसे कि पोलन्स की वजह से, जो पोलन्स बाहर होते हैं उनकी वजह से जो एलर्जी कॉज हो रही है वो होती है एक्सटेंसिक एटोपिक। बट जो एक्सटेंसिक नॉन एटोपिक होता है वो होता है केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स या फिर केमिकल इरिटेंट्स जो होते हैं हमारे, उनकी वजह से वो होता है एक्सटेंसिक नॉन एटोपिक। करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि किस तरह ये पूरा जो हमारी एलर्जी है वो किस तरह कॉज हुई है, वो किस तरह फैली है, वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारी एलर्जी है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो एलर्जेंस होते हैं हमारे, एलर्जेंस मान लो कोई पोलन है, उस वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। अब जो हमारा एलर्जेंस है वो एंटर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, अब हमारी बॉडी भी रिएक्ट करने वाली है, बॉडी रिएक्ट करेगी तो उससे क्या रिलीज होएगा हमारा, आईजीई, बॉडी से रिलीज होएगा आईजीई। उसके बाद जो हमारी ब्लड के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज, जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये मास्ट सेल से और बेसोफिल से, बेसोफिल से अटैच हो जाएंगी, इन दोनों से अटैच हो जाएंगी। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होने वाला है वो होता है कि अगर फर्दर, अगर यही जो हमारा एलर्जन है या फिर पोलन है वो फर्दर अगर बॉडी के अंदर फिर से आया, अगर री एक्सपोजर हुआ इसी एलर्जन का, री एक्सपोजर हुआ सेम एलर्जन का, तो हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है आईजीजी और आईजीबी, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन होगा। उसकी वजह से जो रिएक्शन होगी ना, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर से मास्ट सेल से मेडिएटर्स निकलेंगे। इन मेडिएटर्स का कुछ नाम होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन निकलेगा, ल्यूकोट्राइंस निकलेंगे। ल्यूकोट्राइंस में दो होते हैं, एक LTD4 होता है, एक LTC4 होता है। तीसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 निकलेगा। एक होता है 5HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। अब ये मेडिएटर्स निकल गए, निकलने के बाद क्या होने वाला है, निकलने के बाद रिलीज हो गए तो इसके बाद कॉज होएगा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होएगा, इन्फ्लेमेशन होएगा, एडिमा होगा। एडिमा क्या होता है, बेसिकली पानी, किसी भी जो कैविटी है उसके अंदर पानी भरने को बोलते हैं एडिमा। हमारा ब्रोंकियोस्पाज्म होएगा, जो ब्रोंकियल से हमारा उसकी जो स्मूथ मसल्स है उसके अंदर स्पाज्म होगा, वो अकड़ने लग जाएंगी, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। जो म्यूकस है हमारा, उसकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। अब म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज होएगा और एपिथेलियल जो हमारा है, एपिथेलियल सेल, उसका डैमेज होने लग जाएगा। अब ये डैमेज होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली जो अस्थमा के अंदर जो ड्रग्स यूज होने वाले हैं वो
उसका हम क्लासिफाई करने वाले हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है आपकी ब्रोंकियोडायलेटर्स। ब्रोंकियोडायलेटर्स में जो पहली सब कैटेगरी आने वाली है उसका नाम है आपका, जो सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। पहली कैटेगरी का नाम है सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट। इसका मतलब है कि जो बीटा टू जो सेल्स होंगे या रिसेप्टर्स होंगे उसको ये क्या करेंगे, उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। बेसिकली जो बीटा टू जो सेल्स होते हैं वो एक एडिनो साइक्लेज नाम का एक रिलीज करते हैं जो CAMP पे अटैच होकर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बनाता है, जिसकी वजह से AMP बनता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन को हमें रोकना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट दे देते हैं, जिसकी वजह से जो एडिनोसाइक्लेज है वो इनिबिट हो जाता है। तो इसमें जो जो ड्रग यूज होने वाली है उसका नाम है आपका, जो सबसे पहला जो हम ड्रग यूज करने वाले हैं इसमें वो होता है साल ब्यूटामोल, जो सबसे फेमस ड्रग है। उसके बाद है साल मेट्रोल, उसके बाद है फॉर्मेट्रोल, उसके बाद जो सेकंड है और फोर्थ है उसके बाद वो बोलते हैं रेमिट्रोल, बैम्ब्यूट्रोल। इसके बाद जो सेकंड सब कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं आप नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। सेकंड जो सब कैटेगरी आती है वो होती है नॉन सेलेक्टिव सिंपैथो मिमियाटिक ड्रग्स। इसके अंदर जो नॉन सेलेक्टिव सिंपैथो मिमियाटिक ड्रग्स होते हैं, इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं आप एफिड्रिन और एफिनेफ्रिन। इसके बाद जो सी कैटेगरी आती है इसमें सब कैटेगरी वो होती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली वो एंटी कोलर्जेनिक जो साइट होती है, जैसे NM निकोटिनिक साइट हो गए, मस्कैरिनिक साइट होगी, उस पे एक्ट करने वाला है एंटी कोलर्जेनिक। इसमें होती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम। इसके बाद जो डी कैटेगरी आती है वो होती है मिथाइल जेनिन्स। मिथाइल जेनिन्स जो कैटेगरी होती है वो बेसिकली कहां काम करती है, वो बेसिकली काम करती है आपकी जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज साइट है ना हमारी, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, उसको इनिबिट कर देती है। यहां पे काम करती है हमारी मिथाइल जेंथेज। मिथाइल जेंथेज यहां पे काम करती है हमारी जेनिन्स, जिसमें हमारा ड्रग जो आता है हमारा वो होते हैं हमारे, सबसे पहला जो ड्रग आता है वो होता है थियोफाइलिन। जो सेकंड ड्रग आता है वो होता है अमाइनोफाइलिन। थर्ड आता है हमारा डॉक्सोफाइलिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो ड्रग्स आती हैं बेसिकली वो तीन कैटेगरी में सब डिवाइड होती हैं। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है आपका पेरेंट्रल,
तीसरी कैटेगरी आती है हमारी इनहेलेशन। इन तीनों कैटेगरी में जो ड्रग आने वाली हैं वो सबसे पहले ओरल की बात कर लेते हैं। ओरल में आते हैं प्रेडनिसोलोन, और दूसरी आती है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। पेरेंट्रल में एक ड्रग आती है जिसका नाम होता है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, जो कि आईवी दी जाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में। इनहेलेशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं उसमें पहला नाम होता है बैक्लोमेथाजोन, जो दूसरी ड्रग आती है उसका नाम है फ्लूटिकासोन, तीसरी जो ड्रग आती है उसका नाम है ब्यूडिसोनाइड, चौथी जो ड्रग आती है उसका नाम है फ्लूनिसोनाइड। अगला जो फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी इसके अंदर वो होती है हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर बेसिकली मास्ट सेल के जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं, जिसमें जो ड्रग्स यूज कर जाती हैं सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ड्रग यूज करी जाती है वो होती है नीडोक्रोमिल। दूसरा जो ड्रग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कीटोटिफेन। पांचवी जो इसमें कैटेगरी आती है वो होती है ल्यूकोट्राइन्स मॉड्यूलेटर्स। जो ल्यूकोट्राइन्स है उसको मॉड्यूलेट करें, वो अपनी एक्टिविटी ना दिखाएं, तो उसमें जो ड्रग आती हैं वो सबसे पहला जो ड्रग आता है वो होता है ज़ेफ्रिलुकास्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ड्रग आता है वो होता है मॉन्टेलुकास्ट। इसमें जो सब कैटेगरी की बात करें तो वो होती है हमारी जो सेकंड सब कैटेगरी आती है वो होती है हमारी मोनोकोनोलन आईजी एंटीजन आईजी एंटीबॉडी। जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें वो एक ड्रग है जिसका नाम है ओमालीजुमाब। इसमें सी कैटेगरी जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सीसीबीज। सीसीबीज क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को सीसीबीज बोलते हैं, और एनओ है नाइट्रिक ऑक्साइड।